हेलो फ्रेंड्स। हम लोग गति के नियम पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स के गति के नियम। और गति के नियम में तीन नियम हैं। तो पहला हो चुका है। आज हम लोग दूसरा नियम और तीसरा नियम को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट नियम सेकंड हो चुका है। तो आज अपने को सेकंड लॉज ऑफ मोशन करना है, जिसमें से पहला जो आपको पढ़ना है वो बल है। बल को अपन फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और फोर्स क्या है? पुश और पुल है। अगर आप किसी चीज को धक्का देते हो या किसी चीज को खींचते हो तो वही बल है। मतलब धक्का देना या किसी चीज को खींचना ही क्या है? बल है। धक्का या खिंचाव, ये बल है। ठीक। बल का एसआई मान याद रखना, एसआई यूनिट। एसआई मान इसका कितना होता है? न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और फोर्स का सूत्र क्या होता है? फोर्स बराबर मास मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना ही याद रखिए यहां से। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश राशि है। सदिश, इतना याद रख लेना। ठीक। बाकी फोर्स के अपन दो टाइप आगे पढ़ेंगे। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड। आगे बताऊंगा इसको मैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली आज हमें जो स्टार्ट करनी है वो है न्यूटन का सेकेंड लॉ, मतलब न्यूटन का सेकेंड नियम। इसको पढ़ना है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, F बराबर ma। जहां पर F क्या है? फोर्स है, बल है। M क्या है? द्रव्यमान या मास है। और A क्या है? एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है। मतलब M और A का गुणनफल, यही सेकेंड लॉ है, F इक्वल्स टू ma। अब इसमें तीन क्वांटिटी है, एक बल है, दूसरा द्रव्यमान है और तीसरा क्या है? त्वरण। तीन चीज है। अब इन तीनों को आपको एक रिलेशनशिप स्थापित करना है। अब इसको एक चीज यहां नोट कर लेना। पहला क्या है इसमें आपको याद करने वाला चीज? जो बल है वो क्या है? अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमान के। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। तब के केस में क्या होगा? जो त्वरण है वो कैसा रहेगा? अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन की भी है। मतलब बल जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? त्वरण के। तो इस केस में मास जो है, मतलब जो द्रव्यमान है, वो क्या रहेगा? एक अचर राशि रहेगा। ये दो चीजें आपको याद रखना है। अब यहीं से एक नियम मैं स्थापित करूंगा, इसको अपलोड कर लेना। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए यहां पर एक नया नियम बना देता हूं। तो F बराबर ma है। अगर हम m को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो F बटे m बराबर a हो गया है। समझ गए इस चीज को? अब मान लो बल जो है वो कांस्टेंट है, इसको अचर मान लो। इस ये फिक्स्ड है, अचर है, फिक्स्ड है। तब के केस में क्या हो जा रहा है? एक बटे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a हो जा रहा है। मतलब ये कैसा है? अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस चीज को याद रख लेना। इसको स्टार लगा के लिख लो, दो तीन स्टार लगा लो। मास मतलब द्रव्यमान और त्वरण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर ज्यादा मास होगा, किसी बॉडी का मास ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो वो लेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। बताऊंगा, अभी इसको बताऊंगा, ये नोट बस करके रखे रहो आप लोग। ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही ना रॉकेट उड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। रॉकेट कैसे उड़ता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ठीक है। या इसको थर्ड लॉ में भी डाला जा सकता है। थर्ड नियम में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, थर्ड लॉ में ये चीज। देखो एक चीज याद रखना, न्यूटन के तीनों नियम ना आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब आप एक नियम से दूसरा नियम डिराइव कर सकते हो, दूसरा नियम से तीसरा डिराइव कर सकते हो। मतलब आपस में तीनों नियम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक। इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा जिसे मैं बात कर रहा था ना, कि कैसे मास और मतलब द्रव्यमान और त्वरण एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर ज्यादा मास होगा, मास ज्यादा होगा तो त्वरण कम आएगा, अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो। अगर बल क्या है? कांस्टेंट या अचर है, तब के केस में जैसे देखो ये पतली लड़की है जिसका वजन 50 किलोग्राम है, और ये लड़की का वजन 75 किलोग्राम है। ठीक है। अगर ये दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, बल सेम लगा रहे हैं चलने के लिए, अगर ये मान लो सपोज 200 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ये चलने के लिए जमीन पे 200 न्यूटन का बल लगा रही है, और ये जो लड़की है ये भी चलने के लिए 200 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। मतलब बल कैसा है? कांस्टेंट है। बल कैसा है? दोनों केसेस में कांस्टेंट है, क्योंकि ये लड़की 200 न्यूटन लगा रही है और ये महिला भी कितना लगा रही है? 200 न्यूटन लगा रही है। ठीक है। लेकिन इसका वजन
कम है, 50 किलो है, और इसका वजन ज्यादा है, तो जिसका वजन ज्यादा होगा, मास ज्यादा है, तो लेस एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन, त्वरण की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब त्वरण कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और ये जो महिला है ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ये एक एग्जाम्पल है, ये स्टेटमेंट के रूप में आएगा, मतलब स्टेटमेंट मतलब समझ रहे हो आप लोग, ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कथन के रूप में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो आप याद रखना, मास कभी भी द्रव्यमान की ज्यादा वैल्यू ज्यादा है तो वो कम त्वरण प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, लेस मास मोर एक्सलरेशन, ये लाइन तो रट्टा मान ले रहे ना, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा एक्सलरेशन होगा, अगर ज्यादा मास है, मोर मास, तो लेस एक्सलरेशन रहेगा। ठीक है, इसलिए स्पीड इसकी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड स्लो होगी। आप लोग देखे भी होंगे, जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो तेजी से नहीं चल पाते, और जो एकदम पतले होते हैं वो तेजी से चढ़ जाते हैं। इवन अगर चढ़ाई भी करना हो, जैसे मंदिर वंदिर जा रहे हैं तो बहुत सारी सीढ़ी है, तो जो पतले होते हैं वो फटाक से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो थोड़े हेल्दी होते हैं, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, उनको चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखे रहना। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल और है, मास फोर्स एक्सेलरेशन में, जैसे ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली अभी खाली है, ये ट्रॉली खाली है, ये ट्रॉली भरा हुआ है। ठीक है, तो जो ट्रॉली खाली है उसको धक्का देना ज्यादा आसान है, समझ रहे हो, क्योंकि मास कम है, मास की वैल्यू कम है, वजन कम है, ट्रॉली खाली है मतलब वजन कम है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, तो ये स्पीड से जाएगा। और यहाँ पर सामान भरा हुआ है, लोडेड है, पूरा सामान से भरा है, मतलब मास ज्यादा है, इस बार मोर मोर मास है, मास ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगा, लेस रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को, बस यही समझने वाला चीज है। ठीक है, और आपको पता है जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन भी होगा, बस ये सूत्र याद रखो आप। सूत्र क्या है, F बराबर ma है, इसको चाहो तो नोट कर लो। ज्यादा, पहला केस, अगर जितना ज्यादा बल लगाओगे, ज्यादा बल लगाओगे तो क्या होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा त्वरण होगा। ठीक है, ज्यादा त्वरण होगा तो ज्यादा स्पीड होगा, ज्यादा त्वरण तो ज्यादा स्पीड, समझ गए। सिमिलरली इस चीज को याद रखना, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, मास क्या है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान ज्यादा है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, याद रखना, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। ठीक है, तो कभी कभी ये इनको रिलेट करने भी आता है, न्यूटन, किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रिलेट करिए, तो इसका सूत्र याद रख लेना, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम बटे इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्चुअल में हो गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड की घात -2। ये एग्जाम में आ सकता है, इस चीज को याद रखे रहना, ये इनके बीच क्या है, संबंध है, रिलेशनशिप है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया। अब इसको याद रखना, मास ज्यादा है तो त्वरण कम होगा, तो त्वरण कम होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखे रहना। वैसे न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, वो क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, नोट कर लेना इसको, चेंज इन मोमेंटम, बता रहा हूं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और P का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा अभी आपको। P क्या है, मोमेंटम है, इसको भी नोट कर लो, मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, और मोमेंटम एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी एम पर सेकंड, ये इसका सूत्र है, ऐसा यूनिट है, याद रखे रखना, ऐसा ही मान क्या है मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड, या इसको केजी इंटू एम इंटू एस की घात -1 भी लिख सकते हो, ये मोमेंटम है। तो फोर्स
जो है, बल जो है अनुक्रमानुपाती होती है मोमेंटम में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। इसको लिख लेना। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, एक सेकेंड। संवेग कहते हैं मोमेंटम को हिंदी में। क्या कहते हैं? संवेग। यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। तो सूत्र लिख लेना, संवेग में परिवर्तन की दर को ही संवेग में, ये सब नोट कर लेना, यही यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल कहते हैं, इसको नोट कर देना बस। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा? एफ इंटू डेल एम, डेल पी बटे टाइम। और परिवर्तन हमेशा समय के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। समय कैसा होता है, मतलब जो भी परिवर्तन है वो समय के रिस्पेक्ट में होगा। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? फोर्स। इसको याद रखना, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो एफ बराबर एक कांस्टेंट लगेगा, जब ये प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, डेल पी बटे टी। और ये डेल क्या है? ये ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल इसको डेल बोलते हैं, इसका मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी डेल लगाते हैं, मतलब वो परिवर्तन को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइंगल नहीं है, त्रिभुज नहीं है, परिवर्तन है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो इन एसआई यूनिट के का मान एक होता है। इसको लिख लेना, इन एसआई यूनिट के बराबर क्या होता है? एक होता है। मतलब एफ इक्वल्स टू आ जाएगा डेल पी बटे टी आ जाएगा। इसको नोट कर लेना बस, एफ इक्वल्स टू डेल पी बाई टी, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको। इसको और चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू डेल पी का मतलब होता है एम मास इंटू एक्सलरेशन। इसको याद रखे रहना बस। तो एक क्वेश्चन है, देखो, ये जो क्रिकेट आपने देखा होगा, जब भी क्रिकेट प्लेयर के सामने बॉल आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल आ रहा है, ये बॉल नीचे क्यों आ रहा है, तो वो तुरंत हाथ से नहीं पकड़ लेता, उसको पकड़ता है, फिर थोड़ा बॉल को नीचे लेके जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? ये प्रश्न बन सकता है। एक क्रिकेटर को आप लोग कैच लेते देखे होंगे क्योंकि ये बॉल का मास बहुत होता है और स्पीड बहुत होती है। मास बहुत है, मतलब हार्ड होता है, मास तो उतना नहीं है बट हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है, और स्पीड हाई होती है। स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होता है बॉल में। तो उसकी स्पीड को स्लो करता है, ऐसे पकड़ता है और अपने हाथ से पकड़ के नीचे ले आता है थोड़ा। ये आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये देखो, टाइम कैसा है? डिनोमिनेटर में है। अगर सूत्र देखोगे तो एफ बराबर क्या है? डेल पी, मोमेंटम में परिवर्तन की दर। तो ये जो समय है, समय कैसे है? डिनोमिनेटर में है, मतलब फोर्स जो है, बल जो है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? समय के। अगर जितना ज्यादा आप समय लोगे, जितना ज्यादा समय लोगे, तो वो बल का इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा। जितना ज्यादा समय लोगे आप, तो बल का प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। अगर ये तुरंत पकड़ लेगा हाथ में, तो क्या है कि बहुत तेजी से इसको इंजरी लगेगी, मतलब चोट लगेगी। लेकिन अगर बॉल को अपने हाथ से पकड़ के वो नीचे क्या करेगा? मूव डाउन करेगा, नीचे लेके आएगा, तो क्या टाइम ज्यादा ले रहा है। अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो क्या हो जाएगा? बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस सूत्र को भी नोट कर लेना, इसी को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को। अब आपको सेकंड लॉज ऑफ मोशन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन की तीसरा नियम, ठीक है। ये तीसरा नियम है, तीसरा नियम, लॉ। ये क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब बोलता है कि हर क्रिया के अपोजिट में, विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल है, याद रखना। क्रिया एंड जो प्रतिक्रिया है, ये दोनों क्या है? बल है। ये दोनों के दोनों बल है, फोर्स है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शंस आर फोर्सेस, याद रखना। जैसे ये कोई आदमी है, ये बॉक्स को धक्का दे रहा है, ठीक है। ये बॉक्स छोड़ दो, ये दीवार को धक्का दे रहा है, ये दीवार को धक्का दे रहा है, और यहाँ पर हम लोग उसको स्केट पहना दे। स्केट समझते हो, जो चक्के लगे रहता है, इसको स्केट पहना दो। अभी जैसे ही धक्का देगा दीवार को, तो दीवार भी उसमें फोर्स लगाएगा। ये देखो, ये दीवार को धक्का दे के क्या लगा रहा है? F1 बल लगा रहा है। तो दीवार भी उसको धक्का देता है, F2 बल लगाता है, इसलिए वो आदमी क्या है? पीछे खिसकना चालू हो जाता है। चक्का पहना तो एकदम फिसल जा, गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं एक्शन। ये वाला बल जो आदमी कर रहा है वो क्रिया है, और उसके अपोजिट में एक क्या बल लग रहा है? उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ठीक है।
ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा डेफिनेटली। जैसे नाव को जब भी आप नाव में चढ़े होगे तो नाव से उतरने से पहले नाव को ऐसे रस्सी से बांध देते हैं, खूंटी में ऐसे बांध देते हैं, लेकिन ना बांधे तो क्या होगा, आप उतरने के लिए क्या करोगे, बल लगाओगे। ये देखो, इस पैर से आप नाव को पीछे को धकेल रहे हो, मतलब आप एक्शन कर रहे हो। एक्शन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन आने के लिए यहाँ से रिएक्शन लगेगा। जैसे देखो नेक्स्ट पिक्चर में आपने एक्शन इस डायरेक्शन में किया, एक्शन लगाया इधर, तो ये क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, तो नाव क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन फोर्स है और जो रिएक्शन फोर्स है ये आपस में इक्वल होंगे, बस साइन माइनस रहेगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स सदिश राशि है। अगर एक डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो रिएक्शन का इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब माइनस आपको चिन्ह लगा देना है। ठीक है, समझ गए। तो जो रॉकेट उड़ रहा था, अभी एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें रॉकेट ऐसे ऊपर उड़ रहा है, तो रॉकेट क्या करता है, नीचे फोर्स लगाता है, बल नीचे लगाता है, तो ये उसके द्वारा लगाया गया एक्शन है। एक्शन है तो रिएक्शन ऊपर आता है, और रिएक्शन की वजह से वो क्या करता है, उड़ता है। समझ गए। और आप कभी भी गन से अगर गोली फायर किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक्शन इस डायरेक्शन में, वो बुलेट इस डायरेक्शन में बाहर निकला, तो गन ना पीछे की ओर मूव करता है, उसको जर्क बोलते हैं, इसको रिकॉइल फोर्स बोलते हैं, रिकॉइल फोर्स ऑफ गन, इसको याद रखे रहना, इसको जर्क बोलते हैं। आपने देखा होगा पबजी वगैरह खेले होंगे तो उसमें भी एकदम दिखाता है, जैसे फायर होता है तो बंदूक थोड़ा पीछे खिसकता है, पीछे खिसकता है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, रिकॉइल फोर्स ऑफ ऑन गन। तो एक्चुअल में हुआ क्या, अगर ये गन है तो गन से जब ये बुलेट निकल रही है, ठीक है, मतलब ये गोली निकल रही है, तो गन क्या हो जाता है, थोड़ा पीछे की ओर खिसकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब फोर्स दोनों इक्वल था, बुलेट में जितना फोर्स हमने लगाया, बुलेट में जो फोर्स लगा वो बराबर है गन में जितना फोर्स लग रहा है, तो आप देखे होंगे कि ये जो बुलेट है बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन गन 1-2 सेंटीमीटर पीछे खिसकता है। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि बुलेट इतना ज्यादा दूरी कैसे तय करता है, क्योंकि दोनों का बल तो बराबर है ना, जितना बल इस गोली पे लगा उतना ही बल ये पीछे जाने पे लगा, तो ये हार्डली 1-2 सेंटीमीटर पीछे खिसका, और ये तो बहुत दूर जाता है, 50 मीटर 40 मीटर तक जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका आपका आंसर होगा तो कमेंट करके बताना। ये गति के दूसरे नियम से आप रिलेट करने का प्रयास करना, एफ इक्वल टू एम ए से। चलिए कमेंट करके बताइएगा। इतने में कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा लॉज ऑफ मोशन से।